हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको तबाही लाने वाले पाताल फाड़ भ्रष्टाचार की घंटी बजानी है। और ये करप्शन की वो कहानी है जो सरकार बदलने के बाद भी अनवरत जारी रहती है। यह भ्रष्टाचार का वो रूप है जो मुख्यमंत्रियों के बदल जाने के बाद भी अनवरत रूप से चलता रहता है। यह वो भ्रष्टाचार है जो आपसे आपके विकास का पैसा छीन लेता है और आपको नदियों के कारण आने वाली तबाही में धक्का देता है। इसीलिए संवाददाता ब्रजेश राजपूत की इस रिपोर्ट को देख करके आज आपको घंटी बजानी है और बहुत जरूरी है आपका घंटी बजाना, ताकि करप्शन की पनडुब्बी से निकाल करके करोड़ों की लूट के टापुओं को खत्म किया जा सके। चारों तरफ लूट मची है, लूट। नदियां खोद डाली, पहाड़ खोदे डाल रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक बंधे। ये मंत्री कह रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है? इसी को तो अंधेर नगरी और चौपट राजा कहते हैं। अवैध उत्खनन के खिलाफ भी आंदोलन होगा। कहानी यही है कि शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में रहते जिस लूट के खिलाफ आवाज प्रमुखता से उठाते थे, वही लूट अब उनके राज में भी धड़ल्ले से हो रही है। सबूत है ये, तो ये क्या है? यही है करप्शन की वो पनडुब्बी जो नदी के बीच में मौजूद होकर रेत और पानी के साथ लूट की मोटी रकम को अवैध रूप से खींचकर भ्रष्टाचारियों की जेब भरती है। आप कहेंगे कैसा भ्रष्टाचार? वो भ्रष्टाचार जिसे रोकने की कोशिश करने भर पर बंदूकें निकाल ली जाती हैं। वो करप्शन जिसे रोकने की जरा सी कोशिश करने पर माफिया के गुंडे पुलिस वालों पर हाथ छोड़ने से भी नहीं डरते। वो करप्शन जिसे रात के अंधेरे में रोका तो बंदूक चलाकर आर पार की लड़ाई छिड़ती है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, आर पार की बात मत करना, हम भी लड़ना आर पार वाले ही हैं, ठीक है ना? ठीक है, सब 1 मिनट में फायरिंग सब, ठीक है। और वो करप्शन जिसे दिन के उजाले में दिखाने जब एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत पहुंच चुके हैं, तो नदी में फेंक देने का मैसेज माफियाओं की तरफ से घूमने लगता है। रेत की खदानों पर प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं है। पूरा जो रेत माफिया है उनकी पूरी जगह पे नेटवर्किंग होती है। वो एक एक गाड़ी पे निगाह रखते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और अफसरों के अलावा मीडिया पर भी निगाह रखी जाती है। जैसे ही हम इस रेत खदान के क्षेत्र में प्रवेश किए, यह एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैसेज चलने लगा, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास भी आई है। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। कैमरा चालू हो चुका है भैया, और उनका दिक्कत नहीं होगा। ट्रैक्टर सामने ना आने दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी का कुछ भी कर देने में माफियाओं को दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि दावा है मध्य प्रदेश में नियमों को ठेंगा दिखाकर करोड़ों की रेत लूट का खेल जारी है। कैसे? जवाब देखिए। कटनी में नदी के तेज बहाव के बीच डूबता हुआ ट्रैक्टर नजर आएगा। ऐसे एक नहीं, यहाँ देखिए 2 और ट्रैक्टर नदी में डूब गए। ये रेत माफिया के ट्रैक्टर हैं जो बीच नदी में खनन कर रहे थे। नदी का बहाव अचानक बढ़ा, ट्रैक्टर बह गए, ड्राइवर तैर कर बाहर निकले। तो अब आप कहेंगे क्या खनन करना अवैध होता है? जवाब है नहीं। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का आदेश है कि बारिश के दिनों में नदियों में किसी भी तरह का खनन नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए, चंबल नदी पर मुरैना जिले में राजघाट पुल के ऊपर से ली गई तस्वीर को दर्जनों ट्रैक्टर अवैध खनन करके
बालू भरकर ले जाने को तैयार है। और जहां नियम ये कहता है कि नदी के बीच कोई जेसीबी से खनन नहीं कर सकता, वहां चंबल नदी के बीच में जेसीबी खनन के लिए चलती नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि चंबल के किनारों से रेत खोदना कानूनन अपराध है और इस अपराध को रोकने के लिए एसटीएफ भी बनाई गई है। मगर उस सबके बावजूद चंबल के किनारों से लगातार रेत खोदी जा रही है, तो उसकी वजह यह है कि दावा किया जाता है कि इस भ्रष्टाचार में लाखों करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं। 2019 में सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध खनन से मध्य प्रदेश की जनता को 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान कैसे, अब ये जानिए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बीच नदी के मौजूद ये ट्रैक्टर नदी के पानी में जाकर रेत को पानी के साथ बाहर खींचता है और इस तरह अवैध खनन की रेत का टीला तैयार करता जाता है। फिर इस बालू के टापू को ट्रैक्टर में भरकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे टापू यहाँ नदी के बीच चारों तरफ बनाए गए हैं। सवाल यह है कि जब एबीपी न्यूज का कैमरा रेत के अवैध खनन की तस्वीरों को दिखा सकता है, उन्हें अपने कैमरे में कैद कर सकता है, तो मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस क्यों नहीं देख पा रही है? मंत्री हैं, इनके परिवार से ही इस काम को कर रहे हैं और इस सब का उपयोग उत्खनन के बाद या तो विधायक खरीद में लगाने वाले हैं या उपचुनाव में लगाने वाले हैं। क्या वाकई माफिया के आगे पुलिस खामोश है? सवाल की वजह ये, पिछले दिनों श्योपुर में 17 जुलाई को जब अवैध बालू के ट्रैक्टर को पुलिस ने रोका, तो देखिए कैसे पुलिस के जवान को माफिया के लोग धक्का देकर गिराने लगते हैं। बाद में यहाँ 4 लोग पकड़े गए, लेकिन अवैध खनन कोई एक जिले में नहीं हो रहा। बंदूक बता रहे थे, पिस्तौल बता रहे हैं हमें। पिस्तौल की बात करो। जो पिस्तौल बता रहे हैं, अधिकारियों को बुलवाइए, वो हटाएंगे ट्रैक्टर। कोई नहीं आएगा तो ट्रैक्टर भी नहीं हटेगा, ट्रैक्टर भी नहीं हटेगा। फिर बंदूक ले आओ तुम्हारी। ये राइफल वाले गुंडे रायसेन जिले में उस खनन माफिया के हैं जो नियम तोड़कर बीच नदी से पोकलैंड मशीन के जरिए अवैध रूप से बालू निकाल रहा था। और कार्रवाई के नाम पर कभी कभार प्रशासन की तरफ से रेत माफिया की मशीनों को तोड़ दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, लेकिन ज्यादातर वक्त नियम तोड़ बालू की खुदाई पर प्रशासन की आंखें बंद रहती हैं। मध्य प्रदेश के 51 में से 43 जिलों में रेत की खदानें हैं। पहले ही रेत की खदानों की संख्या 850 थी, मगर जब नई रेत नीति लागू हुई तो कुछ और खदानें खोली गयी और अब 1450 रेत की खदानें पूरे मध्य प्रदेश में है। पहले सिर्फ 250 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को इन खदानों से मिलता था, मगर अब दावा किया जा रहा है कि राजस्व बढ़कर 1400 करोड़ रुपए हो जाएगा। दावा है कि जितना सरकारी खजाने में आ रहा है, उससे ज्यादा पैसा तो भ्रष्टाचारियों की जेब में जा रहा है। इसीलिए कमलनाथ सरकार में मंत्री रहते अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह ने शनिवार को एक दिन का धरना शिवराज सरकार के दौरान भी अवैध खनन जारी रहने पर दिया। यानी सिर्फ मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन भ्रष्टाचार की रेत लूट किसी के राज में नहीं बदली। जोरों पर रेत का धंधा, अवैध खनन का धंधा चल रहा है। रेत माफिया कौन है? यही सरकार, शिवराज और उसके लोग। यदि रोक के बाद कहीं पे चोरियां हो रही है तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे बाकी अपराध पूरे प्रदेश में आमतौर पर होते हैं, उसी तरह का जहाँ जहाँ मौका मिलता है लोग चोरी करते हैं। पूर्व खनिज मंत्री और शिवराज सरकार में खनिज निगम के अध्यक्ष बने प्रदीप जायसवाल को ये मामूली चोरी का अपराध लगता है, जबकि सच्चाई ये कि नदियों में घुसकर जेसीबी पोकलैंड मशीन से बालू खोद कर ले जाने वाले माफियाओं के कारण ही बारिश में भी जनता को तबाही का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अवैध खनन के कारण नदियां भारी बारिश में बाढ़ आने पर अपना रास्ता बदल लेती हैं। नदियों के किनारे पर नियम विरुद्ध अवैध खनन से नदियां अपना किनारा तोड़कर शहरों की तरफ रुख बाढ़ के कारण करती हैं और कीमत आम आदमी चुकाता है।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।